अब भी सरकार 2027 में फिर बनाने जा रहे हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है। क्यों बना रहे हैं कि अभी भी 16 राज्यों में पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अब जो बताओ दलितों के नेतृत्व में कौन सी पार्टी है पूरे देश भर में, कोई है? तारीख को जो रैली की जो आपने बात की, जब उन्होंने रैली की अक्टूबर में 9 तारीख को काशीराम जी के उस पर परिनिर्वाण दिवस पे, उसके बाद तो हलचल मच गई कि भारत की राजनीति में मतलब भूचाल आने वाला है आने वाले समय में, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये बहुत बड़ा तय करेगी कि क्या है। और अभी तो क्या नाम है, एक ताकत बना रही है बीएसपी। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नेता का अपना निर्णय है। समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ समझौता कर सकते हैं, बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। बात बनेगी, लेकिन बनेगी बीएसपी की। साथियों, इस समय पूरे देश में एक चर्चा बन रही है कि बहन जी क्या आने वाले 2027 में कुछ करिश्मा दिखाएंगी। जैसा कि 9 अक्टूबर का एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी लखनऊ में, उससे कयास लगाया जा रहा था जितने विपक्षी पार्टियां थी उनको उसको सपोर्ट करने के बजाय उनका विरोध लगने लगा कि बहन जी बीजेपी के लोगों के द्वारा भीड़ जमा किया गया, उनका पैसा लगाया गया, और यहाँ तक कि कहा गया कि जो उनके समर्थक थे बीजेपी के लोग वहाँ थे उसमें, और वो किराएदार थे। भीड़ बीएसपी की नहीं थी, वो मानवर काशीराम जी का मेला कहा जा सकता है। तो आज मैं इस चीज़ को समझने के लिए आया हूँ कि आखिर बहन जी आगे 2027 में क्या करिश्मा करने जा रही हैं। हमारे साथ बाम सेब के पहले ये कैडर देते थे और लोगों को बीच में जाते थे, समझाते थे, उनसे ही पूरा परिचय लूँगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को आगे कैसा देखना चाहते हैं। सर पहले आपको जय भीम। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम केसी पिप्पल है और मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर हूँ। 2014 में रिटायर हुआ हूँ। उससे पहले 1982 से मैं काशीराम जी के साथ इलाहाबाद से जुड़ा था, और फिर मैंने उनसे जो प्रशिक्षण है लिया, और उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी के और बाम सेब के जो कार्यकर्ता होते थे उनको प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाने में हम लोग मतलब काम करते थे। तो पूरे देश भर में काम किया है, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा किया है, और उससे कार्यकर्ता तैयार होते हैं। मतलब हमारा काम था जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को तैयार करना, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो आते रहते जाते रहते हैं, इनको हम लोग मार्केट का आदमी बोलते हैं। क्योंकि जिधर टिकट मिलती है जिस पार्टी से उससे लड़ लेते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो वो कोई स्थायी मतलब पार्टी के वर्कर नहीं होते हैं, और इसलिए जो है कैडर किसी पार्टी में जो होता है वो कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है। इस समय देश के अंदर जो कैडर बेस्ड पार्टी हैं उसमें सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई है, सीपीएम है, और इसके बाद में जो बीजेपी है ये भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उनके कैडर हैं, आरएसएस में उनका कैडर दिया जाता है, और उनका जो विचारधारा है वो समझाते हैं बाकायदा। इसी तरह से हमारा जो कैडर है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा फुले हैं, उनकी जो विचारधारा है, और उसके बाद में आपके नारायण गुरु हैं, हमारे गुरुचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर हैं बंगाल के। ये सब स्टेट में जिन लोगों ने काम किया है उनको मतलब एक नेशनल लेवल का एक कैडर तैयार किया गया माननीय काशीराम साहब ने। उसका एक सिलेबस है, उसके आधार पर जो चमचा एज किताब लिखी गई है वो एक तरह से कैडर बुक है काशीराम जी की। तो उसमें हमारा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि हम चाहते क्या हैं आखिर हम जो लोग हैं। तो जो हमारा बाम सेब बनाया गया, बाम सेब का मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, BAMCEF। इसमें कहीं पर आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं है। लोग शेड्यूल कास्ट चिल्लाते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट कोई उसमें हमारे बाम सेब में नाम नहीं है। उसमें बैकवर्ड है और माइनॉरिटी है, दो को मिला करके बनाया गया है ये संगठन। तो वो किसका संगठन है? कर्मचारियों का। कौन से कर्मचारियों का? जो इस कम्युनिटी से आते हैं उनके जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हैं, जो नियमित रूप से मतलब तनख्वाह पाते हैं, उन लोगों का ये संगठन था। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि अपना जो हिस्सा है तनख्वाह का उसमें से 1% मतलब समाज के लिए दें। उसको पेबैक सोसाइटी नाम दिया। तो उसमें से पैसा जो आता था उस पैसे को प्रचार पर लगाते थे, अपने पूर्वजों का जो काम था उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सभी भाषाओं में चूँकि काम किया था।
बंगाल में जो हरिचंद गुरुचंद ठाकुर थे, बंगाली भाषा में बंगला में उन्होंने काम किया। नारायण गुरु थे, उन्होंने मलयालम में काम किया। तमिल में मतलब काम किया। ये अयोध्या थास थे, पेरियार रामास्वामी नायकर थे। तो इनकी भाषा अलग थी। जो महाराष्ट्र के थे उनकी भाषा मतलब मराठी थी। महात्मा फुले हैं और दूसरे छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ये सब की भाषा अलग थी। उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है, पंजाब की भाषा अलग है। तो ये सब लोग जो हैं इनको मिला करके एक नेशनल लैंग्वेज तैयार की, इंग्लिश में कैडर तैयार किया गया। और नेशन वाइड मतलब उसके लिए थॉट, स्पीक एंड एक्शन। थॉट का मतलब विचारधारा एक, स्पीक अलग अलग, पूरे मतलब 13 भाषाएं हैं। स्पीक अलग अलग हैं, थॉट एक ही है। और उन पे एक्शन क्या है? एक्शन नेशन वाइड एक ही एक्शन है। तो एक मतलब उसका संगठन है जिसका नाम बामसेप, नेता भी एक है जिसका नाम काशीराम। और वो सारे लोगों का जो थॉट है, जितने भी लोग तैयार किए जा रहे हैं, एक ही थॉट है, 2 भाषा नहीं बोलेंगे। मत चाहे भाषा लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन जो एक्शन होगा वो एक ही एक्शन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे आरएसएस का है मानवता एकात्मवाद, जो उनके गुरु गोलवकर ने किताब लिखी है। तो जैसे एक आदमी है और आदमी के अंग अलग अलग हैं, लेकिन एक्शन डायरेक्शन सर होता है दिमाग से, और सारे अंग मतलब फॉलो करते हैं उसके लिए, उसने डायरेक्शन दिया। इसी तरह संगठन जो होता है एक शरीर की तरह से है। उसका जो नेता होता है एक, वो जो डायरेक्शन देता है उसको पूरे संगठन के लोग, कहीं पर भी यूनिट है, एक ही एक्शन करेगी। तो फिर क्या होता है कि एक जगह से कोई बात बोली हुई और पूरे देश में एकदम एक्शन होता है। तो इतना एक शख्स, जितना बड़ा मतलब उनकी यूनिटें होंगी, जितना बड़ा संगठन होगा, उतना ही बड़ा उसका एक्शन होगा, उसका असर पड़ेगा देश के ऊपर। इसलिए कैडर बेस का ये फ़र्क होता है। तो बहुजन समाज पार्टी जो आज है वो बामसेप का प्रोडक्ट है। और बामसेप को अपना फादर, अपनी मदर माना जाता है। और इसी तरह से जो बीजेपी है वो आरएसएस को अपना मदर फादर मानते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी ने अपना कोई थॉट नहीं था, जो ये लोग थे उनके थॉट को इकट्ठा किया। और बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े आइकॉन हैं, उनको चौके कंसोलिडेट किया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भारत के, मतलब खाली बहुजन समाज में नहीं, दूसरे भारत के जितने भी समाज हैं उसमें आज तक के सबसे ज़्यादा मतलब जो विद्वान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा कानून के विशेषज्ञ, मतलब अंग्रेज़ों ने भी माना है। और विदेशी यूनिवर्सिटियाँ भी उनको मानती हैं, अभी भी खिताब देती हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले का कोई भी मतलब ना तो बाबा हो सकता है, ना कोई व्यक्ति हो सकता है भारत में, ना पैदा हुआ है अभी तक। और अभी तक मैं समझता हूँ 100 साल लग जाएंगे, पैदा होगा भी नहीं आगे आने वाले समय में। तो अब हम कौन से भगवान को माने? हमारे पास इतना बड़ा आइकॉन है। तो उसके थॉट को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। काशीराम जी का अपना कोई थॉट नहीं था। उनके थॉट को उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उन्होंने महार परिषद बनाई थी, उन्होंने बहस के हितकारी सभा बनाई थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी। और शेड्यूल कास्ट को, जातियों को, उनकी जातियों को उन्होंने वर्ग में बदला था। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या उद्देश्य था? जो कमज़ोर क्यों होते हैं, जो कम होते हैं वो लोग कमज़ोर होते हैं, तो कम को ज़्यादा में कन्वर्ट किया। तो जैसे कार्ल मार्क्स का था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और जीतने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है, और खोने के लिए जंजीरों के सिवाय कुछ नहीं है। अगर तुम खोगे कुछ संघर्ष में तो तुम्हारी जंजीरें टूट जाएंगी गुलामी की। सवाल तो लेने दो। हाँ, तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो था, उन्होंने भी सामाजिक, जो जातियों में टूटा हुआ समाज था, मजदूरों को इकट्ठा नहीं किया उन्होंने मतलब जातियों को इकट्ठा किया। तो हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास, ये उन्होंने क्लास बनाया। और उस क्लास को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहाँ तक छोड़ा? अछूतों के क्लास को बना करके, शेड्यूल कास्ट बना करके छोड़ दिया। उनकी पार्टी बना दी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। काशीराम ने क्या किया? बामसेप का मतलब बैकवर्ड, सारे बैकवर्ड, इसमें SC ST OBC ये सब मिला करके बैकवर्ड बनता है, सब मिल जाएंगे तब। तो इसलिए उन्होंने पूरे बैकवर्ड को इकट्ठा किया और उसके साथ में माइनॉरिटी को जोड़ा। माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि जो ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सब मिलकर ये क्या है, चौका उनसे ही कन्वर्ट होकर के बने हैं, जाति के मारे हुए लोग हैं ये, इसलिए इन्हें धर्म बदला है। तो वो छूट न जाए इसलिए उनको उसमें जोड़ा। इसी को ही मतलब कन्वर्ट करके, इसी शब्द को बहुजन समाज नया नाम दिया। जब ये एक्शन में आ गए ना, एक्शन होना शुरू हो गया, तब उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत समझी और तब उन्होंने एक 1984 में आके बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी
का मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैडर बेस 16 राज्यों में अभी भी मतलब उसका असर है। और अब इसके ऊपर जो भी आपको सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मनोहर काशीराम को ऊपर आरोप लगता है कि ये केवल कांग्रेस को डिफीट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने उतारा था। देखिए, उस समय जब काशीराम जी आए थे ना, उस समय जो बीजेपी है वो बहुत ही मरियल स्थिति में थी। उस समय कांग्रेस का मतलब रूल होता था, सेंटर में भी होता था, स्टेट में भी होता था। वो कब आए थे? 78 में उन्होंने वामसिप बनाई काशीराम जी ने। उससे पहले 73 में मतलब उन्होंने संस्था बनाई, मतलब अनुसूचित जाति और इनके जो कर्मचारी थे उनका संगठन बनाया। और ये कब बनी, क्या नाम है, ये जो बीजेपी, ये 80 में बनी। जो काशीराम आ गए हैं उस समय तो बीजेपी थी नहीं, बाद में बनी ना बीजेपी। 82 में बनी थी बीजेपी हाँ 80 में नहीं, मेरे ख्याल से 80 में बनी है। हाँ, तो 82 में बनी हो, 80 में बनी हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बनाया था जब जनता पार्टी ख़त्म हो गई थी ना। सॉरी, जनता पार्टी, हाँ जनता पार्टी थी पहले, वो थी नहीं, जनता पार्टी थी। जनता पार्टी जनसंघ थी, जनसंघ नहीं तो जनता पार्टी थी। 79 में उनका शासन था देश के ऊपर। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, दूसरे चौधरी चरण सिंह जो बने थे वो जनता पार्टी के थे। तो जनता पार्टी होती थी। और उससे पहले जो थी ये जो बीजेपी है, इसका नाम भारतीय जनसंघ था। और उसका चुनाव चिन्ह अलग होता था, दीपक होता था पहले चुनाव चिन्ह, बाद में ये कमल का फूल इन्होंने अडॉप्ट किया। तो 12 अटल बिहारी वाजपेयी इसके मेंटर थे और इसके क्रिएटर थे, उन्होंने ही बनाया था इसको। और काशीराम जी जो थे उन्होंने तो अपने संगठन, कई संगठन बनाए। उसके बाद में बीएसपी 1984 में बनाया। तो वो ये नहीं कह सकते आपके बीजेपी ने इसको क्रिएट किया। बीजेपी क्यों क्रिएट करेगी उसके लिए? कांग्रेस को क्यों खत्म करेंगे भाई? सर, मनोहर काशीराम जो चमचा युग लिखा है, किताब लिखा है, उसमें कांग्रेस के बारे में ज़्यादा लिखा है, लेकिन बीजेपी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आपने पढ़ी है चमचा युग किताब? बताते हैं लोग। नहीं, लोगों से नहीं, आपने अगर नहीं पढ़ी है तो समझ लो फिर। मैंने तो पढ़ा है पूरा, और मैंने बताया भी था, कैडर बुक है वो। उसमें कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इसलिए है क्योंकि हमारे जो लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो आरपीआई जो बनी हुई थी पार्टी, तो आरपीआई के जो लोग थे वो कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस के नीचे उन्होंने गिरमी रख दिया था। तो वो जो धीरे धीरे करके आरपीआई का पतन हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मतलब जो 1968 में बहुत सारे मतलब एमएलए जीते थे उत्तर प्रदेश में आरपीआई के। पंजाब में बहुत अच्छा उनका वोट परसेंट होता था, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वोट परसेंट होता था। तो उन्होंने जब जो समता सैनिक दल और ये सब जो बनाए थे, ये सब कार्यकर्ता बन गए कांग्रेस के। तो उन्होंने देखा कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरे कारवां को तुम आगे नहीं बढ़ा सको तो मैं तुमसे ये अपील करता हूँ कि इसको हाथ मत लगाना, कम से कम जहाँ खड़ा है वहाँ तो रहने देना। लेकिन उनने क्या किया, उसको उससे भी नीचे गिरा दिया। और मतलब हज़ारों की संख्या में मतलब वोट रहने लगे उनके, जो लाखों की संख्या में होते थे वो हज़ारों में चले गए। यानी उनका कार्यकर्ता तेज़ी से जो है गिर गया। और वो सब कहाँ चले गए? वो सब अपना मलाई चाटने में लग गए। कांग्रेस में उनको मलाई देते थे ना, उनके साथ लग जाते थे और वो उसके साथ। सर जी, आप लोग एक डॉक्टर की तरह हैं, जैसे डॉक्टर मरीज को पहचान लेते हैं कौन सी बीमारी है, तो आप भी जब समाज में जाते तो ये समझ के जाते हो समझाने के लिए कि ये समाज क्या चाहता है, क्या इसके अंदर बीमारी, आप उस तरह से गाइड करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बसपा का पतन का कारण क्या है? क्या बसपा जो है जो आलोचक होते हैं उनको अनदेखी, क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण नहीं है। भारत के अंदर जो है कास्ट पॉलिटिक्स है, धर्म की राजनीति नहीं होती। लेकिन परसेप्शन ये बना है, लोग जो पॉलिटिकल पार्टी प्रचार करती हैं धर्म की राजनीति होती है। धर्म की अगर राजनीति होती तो यहाँ पे मतलब जो है हिंदू के नाम पे होती या मुसलमान के नाम पे होती। ये राजनीति आज़ादी से पहले धर्म के नाम पे होती थी, क्योंकि जो जनगणनाएँ भी होती थी वो भी धर्म के नाम पे होती थी। और जो जनगणना, पहली जनगणना जो हुई वो 1909 में जब शुरू करी आगा खान ने, तो 11 में उसका रिजल्ट आया जाति के नाम पे। उसके 31 की जनगणना के आधार पर, जाति के आधार पर मतलब आपका आयोग बना जो काका कालेलकर है, उसमें जातियों को गिना गया जो ओबीसी की जातियां हैं। उसके बाद में फिर मतलब इसमें जो मंडल कमीशन बैठा, मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी अपनी 80 में, और क्या नाम है 89 में मतलब लागू हुआ मंडल कमीशन बीपी सिंह के समय में।
तो उसमें जातियों के आधार पर रखा है। जाति कहाँ से आई? 31 के आधार पर, चूँकि उसके बाद गणना कराई नहीं जवाहरलाल नेहरू के समय। पतन का कारण बताइए सर। मैं वही बताने जा रहा हूँ, उसकी जो बैकग्राउंड है उसको समझना ज़रूरी है। चूँकि अगर बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो इलाज कैसे होगा मरीज का? चूँकि उसके अंदर बीमारी कौन सी है, हमने मल्लम लगा दिया ऊपर, दर्द हो रहा है, एक दवाई दे दी, फिर उसके बाद कैंसर है उसके अंदर, ये जानते ही नहीं हम। उसको काटना पड़ेगा ना अंदर से, ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पहले मशीन MRI करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लोग क्या बीमार क्यों रहते हैं? चूँकि उसकी दवाई पक्की नहीं होती। पक्की दवाई क्यों नहीं होती? डायग्नोज नहीं होता मर्ज। तो उसका जो पतन कैसे हुआ RPI का, तो मैंने BSP से पहले मतलब जो पतन जो कारण बताया आपको, RPI का बताया कि RPI का पतन का क्या कारण हुआ। तो डॉक्टर क्या नाम है, मान्यवर काशीराम जी ने पहले RPI का अध्ययन किया। इसका अध्ययन नहीं किया कि दूसरी पार्टियों का। उन्होंने ये कही बीमारी तो मेरे अंदर है, तो मैं अपनी बीमारी का अध्ययन करूँगा, दूसरे की बीमारी से मैं थोड़ी सही हो जाऊँगा। एक्सरे दूसरे का करूँ और इलाज अपना करूँ, तो ये गलत करते हैं ना लोग। दूसरे की मतलब गाली देते रहेंगे, अपना इलाज करेंगे नहीं। तो पहले उन्होंने अपना इलाज किया। तो उन्होंने कहा पहले हमारी आदत में सुधार होना चाहिए। हमारी जो आदतें पड़ी हुई हैं ना, तो उन आदतों को, जो लेने की आदत पड़ी हुई है उसको देने वाला बनाओ, तो आपके पास कोई देने को आएगा नहीं फिर। तो उन्होंने ये बदलने के लिए जो कैडर शुरू करे, तो उसमें आदत बड़े पैमाने बदलने में बहुत टाइम लगा। तो उसने कहा कि RPI न बन जाए कहीं मेरी पार्टी, RPI का जो पतन हुआ है ये बनने जाए कहीं, तो इसलिए उन्होंने पक्का उसका इंतज़ाम किया कि मुझे कैडर बेस बनाना है। कैडर बेस के साथ साथ मतलब जो है उसको जो संगठन है उसको मजबूत बनाना है। लीडरों को इतना ज़्यादा पैदा नहीं करना है कि वो बिक जाए। ज़्यादा लीडर पैदा हो गए थे ना उस समय, बाबा साहब के जाने के बाद में एक नहीं अनेक लीडर थे और सब विद्वान थे। तो कोई तो मंत्री में बिक गया, किसी ने अपना ब्यूरोक्रेट बना लिया, किसी ने मतलब जो दूसरा, और कितना ग्रुप बना ले, कई ग्रुप बना लिया RPI हो गया। हर ग्रुप कहीं ना कहीं सौदेबाजी करता था किसी न किसी से। तो इसी तरह से कहीं BSP ना हो जाए, तो इसलिए ग्रुप ना बन पाए, इसलिए उन्होंने एक ही लीडर बनाया। एक सिद्धांत था इसका, एक लीडर, एक संगठन, एक सिद्धांत। ये मतलब इसका BSP का सिद्धांत था। चाहे भले ही BSP बिल्कुल गर्त में चली जाए, एक भी वोट नहीं मिले, लेकिन अपने सिद्धांत से नहीं हटना है और अपने कैडर से नहीं हटना है। सर आपने कहा कि लेने वाला नहीं देने वाला बनाना जी। आपके पास फूटे कौड़ी नहीं है, तो देने वाला कैसे आप बनाओगे? बिल्कुल। काशीराम जी के पास तो परिवार भी नहीं था, उनके पास जो नौकरी थी वो भी छोड़ दी उन्होंने अपनी। लेकिन आज उसी बहुजन समाज पार्टी को जो कहते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, तो पैसा कहाँ से आता है? मैं किराए के मकान में रहता हूँ अभी भी। मैं IAS ऑफिसर होने के बाद में किराए के मकान में, तो चपरासी के पास भी मकान होता है, लेकिन मैं अपना सारा पैसा जो है खर्च करता था। और जितने पैसे की ज़रूरत है, अगर 1 करोड़ की ज़रूरत है तो मैं जिधर घूम जाऊँ उधर 1 करोड़ रुपये आ जाए, मतलब मेरे को देने को कोई मना नहीं। आज भी नहीं करता, पहले भी नहीं करते थे। क्योंकि इस तरह का मतलब अगर हमने अपना कैरेक्टर बनाया है कि जो अपने लिए नहीं लेता है तो लोग देंगे, और उन्हें पता लगा अपने लिए लेता है तो लोग मतलब जो है अपना हाथ खींच लेंगे। तो वो एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है। तो जो कार्यकर्ता जो थे हमारे, हर एक का कैरेक्टर था और उनको मिलता था जितना खर्च करना है खर्च। पूरे नोएडा के इलेक्शन में अकेला आदमी लड़ा देता था। सर आप लोगों को मजाक उड़ाया जाता है कि आप लोग हुक्मरान बनने की बात करते हैं, अंबानी बनने की बात नहीं आप लोग करते हैं। अंबानी तो वो कांग्रेस वाले जो लोग हैं, BJP वाले लोग हैं, वो अंबानी के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं और अंबानी को फिर मतलब वो पैसा देते हैं उसमें, बैंकों का सारा लूट करके विदेश में चले जाते हैं। तो नोटों वालों की सरकार नहीं बनानी है, हमें वोटों वालों की सरकार बनानी है। और बनाई कि नहीं बनाई हमने, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनाई हो, कोई ख्याली पुलाव पका रहे हो। आपने देखो, आप सबसे पहले मतलब 1993 में बना करके मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद में खुद बहन जी को बनाया। BJP भी मतलब समर्थन दिया, BJP ने भी, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, CPI ने, CPM ने भी समर्थन दिया। उसके बाद में फिर सरकार बनाई, 97 में बनाई, उसके बाद 2 में बनाई, फिर 7 में बनाई, और फिर अब भी सरकार 2027 में फिर बनाने जा रहे हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है। क्यों बना रहे हैं कि अभी भी 16 राज्यों में पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अब जो बताओ दलितों के नेतृत्व में कौन सी पार्टी है पूरे देश भर में? कोई है? विचारधारा तो बहुत है, संगठन भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक भी पार्टी बता दो मेरे को, स्टेट में ही कोई जीत के दिखा दे। जो RPI की पार्टी है उनका क्या हाल हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर खूब बनाते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता उनको।
क्या आप बसपा अगर गायब हो जाए तो क्या समाज का असर पड़ेगा, और बसपा है तो क्या हो रहा है? अगर बसपा है तो थोड़ा बहुत मतलब जो असर पड़ रहा है, बचाव भी हो रहा है। अब बताओ, रैलियां करते हैं उसका कोई असर नहीं होता। बहन जी अगर अभी भी मतलब सबसे बड़े पार्टी की लीडर है, अगर ट्वीट कर देती हैं उसका ही असर हो जाता है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी होता है। तो उनका ट्वीट इतना भारी है, जितनी बड़ी मतलब करोड़ों आदमी की रैली कर लो वो भारी नहीं है। और 9 तारीख को जो रैली की जो आपने बात की, जब उन्होंने रैली की अक्टूबर में 9 तारीख को काशीराम जी के उस पर परिनिर्वाण दिवस पे, उसके बाद तो हलचल मच गई कि भारत की राजनीति में मतलब भूचाल आने वाला है। वो इसलिए मच गई, साथ में जब सरकार बनी थी उससे पहले जब रैली करी थी उन्होंने परिनिर्वाण दिवस पे, वो उससे बड़ी रैली हुई है ये। तो उस समय भूचाल आ गया था, उस समय मतलब सरकार गिर गई उनकी, और सरकार मतलब पोल हुआ था। तो आप कहने का मतलब है कि बहन जी को कहीं जाने के लिए ट्वीट कर दे, अब सत्ता बन जाएगा। देखो, जाता वो है जिसके पास संगठन नहीं है, वो भागता रहता है। तो भाग तो काशीराम जी लिए बहुत। पढ़ाई काशीराम जी ने नहीं करी, चौक उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने पढ़ाई कर ली, बाबा साहब ने, मैं क्यों करूँगा पढ़ाई। मैं तो उन्हें जब बताई ये बात वो करूँगा। तो वो क्षेत्र में घूम करके उन्होंने संगठन बनाया। बाबा साहब ने तो कहा था कि संगठित हो, यही तो कहा था। और शिक्षित हो, शिक्षित तो बाबा साहब हो गए, संगठित काशीराम ने कर दिया। बहन जी से कहा संघर्ष करो, संघर्ष चाहे ट्वीट से करो, चाहे मतलब अब सोशल मीडिया का जमाना है, और ट्वीट से मतलब संगठन सारा बना हुआ। तो उनको सारे कार्यकर्ताओं की, हर बूथ की और उसकी मीटिंग बुलाती हैं कि नहीं बुलाती हैं, लखनऊ में बुलाती हैं, दिल्ली में बुलाती हैं। पर ऐसा कौन सा भाई पार्टी है जो ऐसा आ जाए लोग उठ करके। सर जी, बसपा के कार्यकर्ता जो है, समर्थक है, वो मानने के राजी नहीं है कि बसपा कमजोर हुई है। मैं भी राजी नहीं हूँ, चाहे समर्थक, मैं तो कोई कार्यकर्ता नहीं। बेशक एक भी सीट न आए, एक भी आप वोट घटता जाए, आप मजबूत हैं, पहलवान हैं आप। बिल्कुल मजबूत हैं। चूँकि आरएसएस से हार नहीं मानी। उन्होंने मतलब कब बनाया था, 1925 से मतलब आते आते उन्होंने हार नहीं मानी। जब सरकार बनाई तो मजबूत बनाई उन्होंने, और आज मतलब सबके दांत खट्टे कर दिए उन्होंने। आज सब परेशान है कि कैसे भागे। और कांग्रेस इतनी जमी जमाई 100 साल से उसका आंदोलन चल रहा था, ये सब है, तो आज उसको कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? आपने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए काशीराम जी ने बनाई थी। आज मतलब अगर हम मजबूत होते, पार्टी मजबूत होती थी, हमारे लोग अगर बीएसपी को समर्थन देते, तो आज जो कांग्रेस की जगह थी वो जगह आज बहुजन समाज पार्टी की होती। आज हमारे लोगों के वजह से ही बहुजन समाज पार्टी का ये हाल हुआ है। क्योंकि वो नहीं बोलते हैं, उनको बुलवाया जाता है। वो किसी का कुल्हड़ पीते हैं, किसी का अनाज खाते हैं, किसी की धोती पहनते हैं, अपनी कमाई का तो खाते ही नहीं। जिस दिन उनको आ जाएगी कि ऐसे हाथ नहीं फैलाना है, उस दिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। लीडर के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे भाई जो भी कह दिया भाई तो वो सही है उसका। और जिस दिन ये भावना उनके अंदर आ गई, उस दिन बहुजन समाज पार्टी की ही सत्ता होगी। और कौन सी पार्टी है बताओ नेशनल पार्टी में जो तीसरे नंबर की हो, और दलितों के नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी भारत में दे करके बना के दिया है, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। और बहन जी ने टूटने नहीं दी पार्टी, जो नेताओं को निकाल तो जरूर दिया, टूटने नहीं दी। एक तो है अपने परिवार का आदमी उनके अंदर आया है, ये थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन कम से कम टूटने नहीं दिए। इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस को नहीं टूटने दिया, फिर सोनिया गांधी ने नहीं टूटने दिया, लेकिन उससे पहले टूटी तो कई बार कांग्रेस। तो 2027 में बीएसपी का सीधा टारगेट बीजेपी रहेगी? बिल्कुल बीजेपी इसलिए रहेगी क्योंकि बीजेपी की सत्ता है, जिसकी सत्ता होगी उसका मतलब टारगेट उसी को करना चाहिए। तो जो बीजेपी की सत्ता 2027 में उत्तर प्रदेश का शासन है, तो उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश में बदलाव होता है, उसका सेंटर में बदलाव होता है। तो कई अभी बदलाव होने, अभी महिलाओं को आरक्षण मिलना है आगे आने वाले समय में, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये बहुत बड़ा तय करेगी कि क्या है। और अभी तो क्या नाम है, एक ताकत बना रही है बीएसपी। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नेता का अपना निर्णय है। समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ समझौता कर सकते हैं, बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, सरकार किसी के भी साथ बनेगी, लेकिन बनेगी बीएसपी की, इतनी मैं गारंटी देता हूँ।